मैं अश्विनी पाटले, हमारे यूट्यूब चैनल है पॉजिटिव सीन में। आज हम मिलाने वाले हैं हमारे खास गेस्ट जो स्वास्थ्य संबंधित जो मेडिकल सेवा में अभी ट्रांसपोर्ट नगर डीके हॉस्पिटल के सामने मैम का ओपीडी सेंटर है। और मैम कहीं स्किन और ख़ास करके आदमी स्वस्थ रहे मानसिक रूप में इंसान परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। और लगातार मैम पहले भी जिला चिकित्सालय में कुछ समय के लिए सेवाएं दिए हैं, अभी अब वर्तमान में अपने निजी ओपीडी में देख रहे हैं, लगातार मरीजों को सेवा कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैम आपकी थोड़ी सी अपना परिचय बताएंगे और थोड़ी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा मुझे बताइएगा कि तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि 10वीं 12वीं की तैयारी मैं पीछे जाऊंगा क्योंकि अब तो पैसे में आप आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैम हमारे इस पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में। थोड़ा सा आप अपना बारे में थोड़ा सा बताएंगे मैम, ये आपकी पहले पुरानी जो पढ़ाई के बारे में, खास करके युवा जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी आप कर रहा है? जी नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नीलिमा कुमारी महापात्र। मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। उसके साथ ही मैंने पीजी डीएमसी इन कॉस्मेटोलॉजी किया है एंड ऑल्सो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी देखती हूँ। मुझे आज इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभारी हूँ मैं। अब बात करते हैं कि मेरा तैयारी जो 10th की पढ़ाई हुई थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एकदम बहुत 90% वाला वैसा टाइप का सिस्टम नहीं था उस टाइम पे। तो 10th में मुझे 77% मार्क्स मिले थे। लेकिन तैयारी मैंने बहुत अच्छे से नहीं की थी। मैं पढ़ाई अगर बोले तो लास्ट 1 महीना ही पढ़ाई की थी। अच्छा। वो भी मेरे पिताजी के डांट के वजह से कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं। बिल्कुल मम्मी पापा बिल्कुल इस चीज को तो फोकस करते हैं। जैसे मैं 10th का प्रीलिम्स में 52% मार्क्स लाए थे, तो उसके चलते बहुत डांट एंड बहुत कुछ पापा सुनाए थे। तो मैंने उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लिया था। पापा का डांट को आजकल जैसे बच्चे कुछ भी बोलने से एकदम नेगेटिव होके नेगेटिव हो जाते हैं, वैसा स्थिति नहीं था। हम लोग डांट सुनने के बाद उसको एक पॉजिटिव कि हाँ मुझे करके पढ़ना है, नहीं तो मेरा क्या होगा करके। तो पापा को प्राउड फील कराना है, ऐसा सोच के मैंने वो 1 महीना पढ़ाई की थी। लगभग 15 से 16 घंटा पढ़ाई की थी। 1 महीना जो साल भर पढ़ाई नहीं की थी। 1 महीने में 15-16 घंटा रोज पढ़ते थे आप? पढ़ के उसी में मैंने 77% मेरा आया था। अच्छा। तो पापा फिर बोले कि अगर तू साल भर मेहनत करती तो और अच्छा 90, क्योंकि मैं रखती थी एक्चुअली टिल 7th मेरा हमेशा 85-90% रहता था। अच्छा। तो मैम ये थोड़ी सी जो 12वीं के बाद आप नीट की तैयारी किए होंगे, ये कोचिंग के घर स्टडी करके आप नीट की तो जो क्वालिफाई जो अपना मेडिकल स्वास्थ्य में जाना है तो नीट अनिवार्य रहता है। तो थोड़ा उसकी कोचिंग तैयारी कैसे करते थे मैं उसके थोड़ा बताइए। कोचिंग की तैयारी जैसे हम लोग उस टाइम पे था डमी तो नहीं था हम लोग। मैं +3 बोलते थे, बीएससी ज्वाइन किया था केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ। तो क्लासेस नहीं जाते थे, बस एग्जाम्स के टाइम में उस समय वो फैसिलिटी थी कि अटेंडेंस बस डाल के हम लोग आ जाते थे और फिर एग्जाम्स के टाइम जाके फिर अपीयर करते थे। मैंने 2 साल की तैयारी की थी। मेरा फर्स्ट टाइम जो था, भले ही मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से 2 दिन एग्जाम का पहले मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। अच्छा, मेडिकल इशू हो गया था? हाँ, मुझे स्टोन पथरी होके वो अटक गया था और मैं बेहोश रही थी लगभग 1 दिन के लिए। तो आपके लिए बड़ा बुरे सपने जैसा था। हाँ, तो मेरा उसमें ये हो गया था क्योंकि कोचिंग वालों मैंने भी सोचा था कि मुझे मिलेगा ही, इस बार मैं रैंक ले आऊँगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट मुझे फिर वो तैयारी करने का इच्छा नहीं हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कि फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे फादर ही थे, मेरे पापा थे जो एनकरेज किए कि नहीं फिर से तैयारी करो, सब कुछ छोड़ के। तो एक डर भी ये था कि अगर फिर से नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि मुझे बीएससी में फिर से 3rd ईयर में मुझे 3 साल का पढ़ाई करके मुझे एग्जाम देना था। तो मैं 2 साल की पढ़ाई पूरा छोड़ के मुझे इसमें कॉन्सेंट्रेट करना था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो जो भी है देखा जाएगा। आप इतना बोल रहे थे तो कम से कम फैमिली का जो मतलब एक है एनकरेजमेंट है, उस वजह से मैंने, लोग तो बहुत कुछ बोलते थे, उस सब की चिंता करते हुए पापा जो बोलते थे कि नहीं तू पढ़ाई कर बस और कुछ में ध्यान मत दे, हम लोग देख लेंगे जो कुछ
कोई कुछ बोलता है। मतलब कहना चाहिए मैडम आपको ज़्यादा, मतलब आपके पापा बहुत ज़्यादा पापा आपको मम्मी आगे दोनों ही किए हैं, दोनों दोनों बैठते थे कि रात में एक मेरे पापा 11:30-12 बजे तक, इवन 12th के टाइम में भी बैठते थे। 4 बजे मेरी मम्मी उठाएगी, फिर पास में बैठती थी क्योंकि अकेलापन ना हो, मैं पढ़ाई करती थी। 4-4.5 घंटा मैं सोती थी। 12th के उतना एग्जाम आसान नहीं रहता मैम। जब नीट क्लियर किए आप, तो सबसे पहले आप किसे बताए, पापा को बताए कि मम्मी को बताए? पहले तो पता चली मम्मी थी, क्योंकि पापा उस टाइम पे ट्रांसफर हो गया था अच्छा दूसरी जगह पे। तो खबर आया, मैं अगर पता भी नहीं था कि उस टाइम निकलेगा, लगा था कि 1 हफ्ते बाद निकलेगा। जी 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 जी। सडनली मैं जैसे खाना खा रही थी तब फोन आया हमारे इंस्टीट्यूट से। जी जी जी। तो मैं एकदम से डर गई कि क्यों फोन आया करके। फिर मैं डरते हुए फिर कि उन्होंने बोला कि रिजल्ट आ गया है नीलिमा, तुमने देखा नहीं? तो मैंने कहा नहीं सर, क्या हो गया है, क्या हुआ? जी जी। तो डर क्यों रही हो, तुम्हें मिल गया है, नेट में क्लियर कर दी हो, तुम्हें अच्छा रैंक मिला है जी जी। और तुम क्लियर कर दियो, कांग्रेचुलेशन करके बोले। तो मैं एकदम बिलीव नहीं कर पाई कि हुआ है करके। फिर मैं बोली सर आप सच में बोल रहे हैं ना, मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं मजाक नहीं, तुम जाके कल भी देख देना। फिर मैं मम्मी तो वहीं पर थी, मम्मी खुश हो गई। तुरंत मैंने पहले पापा को ही फोन लगाया। रात के 9:30 साढ़े 9 बज रहे थे। मैंने पापा को फोन किया, बोला कि पापा मुझे ना मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है। तो पापा एकदम आंखों से उसको आंसू आ गए। मतलब भाई वो लगातार आपके बोल रहे थे, मोटिवेशन कर ही रहे थे। हो गया। फिर भी वो बोले कि जाके बोर्ड एक बार ना जाके जो लिस्ट है जहाँ पे एग्जाम देते हैं सेंटर, जाके कंफर्म करना। जी जी जी। फिर अगले दिन जाके मैंने कंफर्म। जी 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 जी। मैम कई लोग तो मेडिकल में जैसे कोई हार्ट सर्जरी बनते हैं, कोई पीडियाट्रिक्स है, मतलब आप खास करके मनोचिकित्सक, क्योंकि हमारे देश में मुझे सर्वे में पता चला है कि एक व्यक्ति के 75 लोग एक डॉक्टर उनके पीछे हैं। मतलब आज भी हमारे देश में कम से कम 1.5-2 लाख 13 लाख के लगभग जो मनोचिकित्सक डॉक्टर की कमी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलाज पानी करना बहुत मुश्किल होता है। मैम आप ये मनोचिकित्सक में जाने का विचार कैसे आया? चाहते तो आप अच्छे डॉक्टर और जा सकते थे, मनोचिकित्सक में जल्दी से मैं सुना हूँ, ऐसे में सर्वे किया हूँ, मुझे पता चला है कि लोग मनोचिकित्सक बनना नहीं चाहते। इसमें बहुत सारी पेशनानी आती है। मगर एक महिला रूप के अधिकारी डॉक्टर के रूप में आप मनोचिकित्सक को कैसे उसमें गए आप? देखिए अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा साइकेट्री कभी भी नहीं था, मनोरोग में जाने का। जी जी जी। जैसे दूसरे लोग मेडिसिन या एमडी है, एमडी मेडिसिन होता है या नहीं, एमडी मेडिसिन या नहीं तो मुझे गायनेकोलॉजी का ज़्यादा ये था। कंप्लीट करने के बाद एमबीबीएस मैं नौकरी की जैसे गायनिक डिपार्टमेंट में। जी जी जी। नेपाल हम मेरे हस्बैंड का पोस्ट मतलब वो ज्वाइन किए थे नेपाल में, मणिपाल मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे काम करने के बाद मुझे लगा कि दिन रात काम करो, छुट्टी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगा ये मेरा तबीयत भी खराब होने लगा। जी जी जी। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए ये सब्जेक्ट नहीं है, कुछ लाइट सब्जेक्ट ही लूँगी। जी 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 जी। प्रिपेयर मैं काम प्रिपेयर करती रही, लेकिन थोड़ा देर से ही मुझे मिला। लेकिन मैंने कम्युनिटी मेडिसिन लिया था। जी 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 जी। लेकिन उसमें मुझे करने का मन नहीं हो रहा था। जी जी जी। और मैंने फिर रखा था कि पता नहीं उस समय सब लोग लगा कि मुझे साइकेट्री, नहीं तो मुझे लगा था उस समय कि साइकेट्री एक छोटा ब्रांच है। जी जी जी। या नहीं तो ENT, इसमें मैं अगर ऑप्शन रखूंगी मुझे दूसरे काउंसलिंग अगर मिल जाता है तो लूंगी। तो ऐसे में दूसरे काउंसलिंग में मुझे साइकेट्री मिला। जी जी। तो मैंने ले लिया। जी जी। लेकिन जो दूसरे लोग ऐसे बोलते थे, दूसरे डॉक्टर्स का कहना था कि साइकेट्री एक छोटा सब्जेक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इमरजेंसी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, साइकेट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत मनोरोग एक चीज है कि इतना कुछ है जो लोग जानते नहीं हैं। बिल्कुल लोगों को लगता है पागलपन है, जो बीमारी उसका होता है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ कवर करता है साइकेट्री। और हर घर में आप देखा जाए तो एक न एक मरीज निकल के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो साइकेट्री में जाने के बाद ही 1 साल मुझे इंटरेस्ट आया कि ये इसमें अच्छा था मेरे लिए और मेरे लिए मुझे लगा कि मुझे शायद यही सब्जेक्ट ही मुझे करना था। मेरे लिए अच्छा था, पहले तो नहीं लगता था, मगर बाद में आप इसमें आने के बाद जब आपको समझ में आया तो लगा कि नहीं बिल्कुल ये अच्छा है, इसमें भी बहुत लोग बीमार है, इसमें मैं जीवन में कुछ अच्छे लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि ये चीज़ आपको ठीक नहीं करना होता है, उनका लाइफ आपको कुछ किसी को ठीक करके उनको उसी बीमारी के साथ आगे जी 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 बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, जॉब करना है, पढ़ाई करना है, उसको क्यों देखना है। तो हमको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। मैम आजकल मैं देखा हूँ ऐसे कई बच्चे हैं जो मोबाइल देखकर खाना खाते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ाई लिखाई मोबाइल से करते हैं।
और खेल कूद जो बच्चे करते हैं पहले गाँव में अभी भी करते हैं, मगर आज मोबाइल हर जगह हो गया है। बच्चे को मानसिक रूप में कितना प्रभावित करता है मैम लगातार मोबाइल देखना, या छोटे बच्चे हैं उनके शारीरिक विकास, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे सर्वे किया हूँ, ऐसा लगता है कि बच्चों के जो शारीरिक विकास उसमें बहुत प्रभावित पड़ता है मोबाइल जो है एडिक्शन। देखिए इसमें कितना नुकसान और फायदा है कि जब हम खाना खाते हैं जी जी तो खाने पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, स्वाद क्या है। जी जी जब हम मोबाइल देख देख के खाते हैं तो मोबाइल में ही ध्यान रहता है, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं उसका ध्यान नहीं रहता। जी 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 तो हम लोग एक तो है कि खाने का जो होता है हमारा एक सेंसेशन जाता है ना, वो चीज़ कट हो जाती है और हमारा जो फोकस है, एक लत है, मोबाइल भी एक लत है, दूसरे जैसे नशा होता है गांजा या दारू या सिगरेट का, वैसे ही मोबाइल एक नशा है। उसमें जैसे जैसे चीज़ें आती रहती हैं तो माइंड को वह कैप्चर करता है और जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, खाना खाते वक्त हम अच्छे से मतलब स्वाद लेके खाते हैं कि ये सब्जी बनी है, ये चीज है, सही सही है। तो वो हम अगर बिना मोबाइल के हम खाना खाते हैं तो हमको पता चलता है, हम लोग क्या करते थे, बहुत स्वाद है, अच्छा लग रहा है, तो अभी वो चीज नहीं है, जस्ट खिला रहे हैं, जब तक आप खिला रहे हो मोबाइल दिखा के खाएंगे, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। मतलब इतना दिमाग कैप्चर करके रहा कि उस टाइम पे आप जहर भी खिला दो तो भी बच्चे को पता नहीं चलेगा कि वो जहर भी खा रहा है या क्या खा रहा है चीजें। तो ये चीज है, आंखों के ऊपर प्रॉब्लम होता है, मस्तिष्क के ऊपर उसका खराब प्रभाव है, कंसंट्रेशन जो हमारा एकाग्रता है, अटेंशन जो हमारा फोकस, सब कुछ चला जाता है बिकॉज ऑफ इट, और आंखों की रोशनी के ऊपर भी वो खराब प्रभाव। जो भी हमारे वीडियो देखेंगे उन पेरेंट्स बिल्कुल मैडम जो बोल रही है, आँख और खाने पीने का जो स्वाद वो चला जाता है, ऐसा बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी पेरेंट्स हमारे वीडियो देखेंगे, आने वाले समय में देखेंगे, मिलेगा ये चीज़ बच्चे को थोड़ी सी धीरे से कहीं, मगर थोड़ी सी कंट्रोल, कम से कम खाने पीने के टाइम मोबाइल को कम से कम दूरिया बना के रखे, ताकि बच्चा एक हेल्दी और स्वस्थ अच्छा खाना खा सके, उसके मन में लगे कि हाँ भाई मैं खाना खा रहा हूँ। मैम आज भी लोगों में, ग्रामीण देहात की बात कर रहा हूँ, आज भी लोग ऐसे, कैसी नींद नहीं आना, डर घबराहट होता है तो लोग आज भी झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं, जल्दी से मेडिकल सेवा तक नहीं पहुंच पाते हैं। शहर में हैं लोगों को तो पता चलता है कि चलो भाई नहीं, गांव में लोग झाड़ फूक करते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप बोलना चाहेंगे अगर थोड़ी सी सिम्टम आ रहा है? जैसे गांव में स्पेशली हमारे देखा जाता है जो साइकोलॉजिकल हम लोग बोलते हैं डिसोसिएटिव या कन्वर्सन डिसऑर्डर, जो कि हम मतलब नॉर्मल अगर हिंदी में बोला जाए लोकल लैंग्वेज में, वो है भूत प्रेत आ जाना, या ये भगवान का आ जाना शरीर के ऊपर, है ना, कब्जा करना, या आत्मा का आ जाना, वो सब ज्यादा चलता है गाँव में। तो ये कोई भूत प्रेत ये चीज़ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, कुछ अंदर हमारे अचेत माइंड में कुछ टेंशन या कुछ चीज़ें हैं, तो वो हावी हो जाती है कभी कभी हमारे शरीर पे। हाँ, और उस तरह से जैसे भूत प्रेत जैसे अलग टोन में बात करना, अलग आवाज बिहेवियर करना, या नहीं तो जैसे झटका वगैरह आना, या किसी को सुन हो जाता है, वो चल नहीं पाता है या बोल नहीं पाता है अचानक से, या पागलपन की भी दौरा हो, तो सबको लगता है कि इसको भूत प्रेत का है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी गांव वालों को कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पहले आप झाड़ फूंक पे चक्कर में मत जाइए, क्योंकि झाड़ फूंक के चक्कर में जाएंगे तो वो लोग डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि भूत प्रेत है, आत्मा है, बढ़िया है, और उसको पेशेंट को ठीक ना होने के वजह और टॉर्चर होता है और उसका बीमारी जितना दिन ऐसे चलेगा समय व्यतीत होगा तो और उसका ट्रीटमेंट का भी प्रोसेस लेट होते जाएगा, तो बीमारी और बढ़ेगी उसकी, और ठीक होने का जो चांसेस है कम होता जाता है जितना दिन हम लोग लेट करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप पास के किसी डॉक्टर को या काउंसलर के पास पहले चले जाएं, और फिर उसके बाद उसके सलाह से किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाएं। मैम मानसिक रोग बीमारी है, उनके लिए उनके परिवार और जो उनके दोस्त हैं वो कितना असर पड़ता है उनके, जैसे मानसिक बीमारी है तो परिवार का सपोर्ट, कोई अगर उनके अच्छे दोस्त फ्रेंड से वो बात करता है, मिलता जुलता है, इससे बीमारी में थोड़ी सी कुछ उसको मतलब जो बीमार व्यक्ति है उनको इससे फर्क पड़ता है कि परिवार अगर सपोर्ट कर रहे, दोस्त यार अगर उनको सपोर्ट अच्छे कर दे तो
जी जी, जरूर जरूर पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट है फैमिली और परिवार का, और जो दोस्त वगैरह है या हमारी सोसाइटी का है, वो बहुत फर्क पड़ता है। कोई भी मानसिक रोग हो तो पहले तो माता पिता और भाई बहन जो भी परिवार वाले घर में रहते हैं, पेशेंट की तरफ एकदम नेगेटिव रिमार्क्स, मतलब कुछ भी, मतलब खराब बोलना कि तू ऐसा है वैसा है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तो तेरे को कुछ है नहीं, नाटक कर रहा है, ऐसा टाइप का भी नहीं बोलना है। या एकदम ओवर केयरिंग, मतलब जितना ज़रूरत है उसको केयर करना, उससे ज़्यादा भी नहीं करना है। एक तरह का नॉर्मल बिहेवियर करना है, सपोर्ट करना है कि जैसे समझना कि उसको अगर डिप्रेशन है, मतलब तनाव में है या बहुत घबराहट बेचैनी में, तो उसको समझना है कि वो कुछ प्रॉब्लम से जा रहा है, और उसको मदद करना कि चलो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो उस टाइम से दवाई देना, या उसको बोलना कि ले ले, अपने से दवाई ले ले, लेकिन टाइम से उसको भी बोलना कि तू कर सकता है, एनकरेज करना कि दवाई के साथ तो सब काम कर सकता है। सोसाइटी में उसको उसी नज़र से, एक जैसे फिजिकल हमारा शारीरिक बीमारी जैसे होता है, लोग जैसे उनको केयर करते हैं, वैसे एक मानसिक रोगी को भी सोसाइटी वैसे तरह से देखना है कि दोस्त है या प्रॉब्लम से गुजर रहा है, आप उसको पागल करके या ऐसा करके उसको मत बोलो, या उसको ऐसे कुछ रिमार्क्स मत दो जिससे उसका प्रॉब्लम और बढ़े या उसका बीमारी बढ़े। जी मैम, मानसिक रोगों के लिए जैसे योग, रोज चलना फिरना, योग करना, इससे थोड़ी बहुत इलाज में उसमें कुछ रहता है क्या? जी, वो हेल्प करता है, योग वगैरह करते हैं, योग या प्राणायाम में हेल्प करता है। अच्छा। एक तरह का मेडिटेशन ही होता है। तो जैसे प्राणायाम तो करने से जो हमारे केमिकल्स हैं वो थोड़ा अच्छे से निकलते हैं ब्रेन में। तो मेडिसिन के साथ अगर हम प्राणायाम योग ये ऐड कर दे तो अच्छा रहता है। मैम, गांव में शहर में भी ऐसे सुनने में आता है, लोग छोटी जब शुरुआत होता है लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन हफ्ते दिन तक नींद नहीं पड़ा, लोग बोलते हैं चलो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे वो बड़े रूप में रहते हैं मैम। तो लोगों को ऐसे जब स्थिति आती है तो तत्काल उसको मेडिकल उपाय, ऐसा मतलब जो भी है, जहाँ भी है डॉक्टर है, उनको मेडिकल सेवा लेना चाहिए। लोग ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे जिसे शुरुआती रुझान आया, कुछ ऊपर समझ में आ गया कि भाई यहाँ थोड़ा सा कुछ तो सामान्य रूप में नहीं है, तो उसको मेडिकल आवश्यकता है, शुरू में आएगी तो थोड़ी हो सकता है इलाज जल्दी हो उसका। ऐसे लोगों को जो नज़रअंदाज करते हैं, ऐसे बीमार व्यक्ति हों या वैसे कोई जो देखेंगे वो पता चले, तो मेडिकल सेवा लेना चाहिए मैं उसको तत्काल में रूप में ऐसा। हाँ, अगर ऐसा जैसे परिवार वाले देखते हैं कि जो भी व्यक्ति है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, जो उसका नॉर्मल व्यवहार है उस व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, नींद की समस्याएं हो रही है, या उसकी व्यवहार अगर ये एक दिन से ज़्यादा हो रही है, तो जल्द से जल्द उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जो भी पहले जो प्राथमिक चिकित्सा है। और अगर नहीं है तो फिर आप शहर में भी जा सकते हो। झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, वो लोग खराब कर देते हैं कंडीशन, इंजेक्शन वगैरह देके, या झाड़ फूंक से बचना चाहिए। तो आप पहले डॉक्टर के पास जाओ, और फिर अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं नहीं ये मानसिक, वो लोग देते हैं थोड़ा प्राथमिक चिकित्सा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा 4 दिन 5 दिन से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आप मनोरोग विशेषज्ञ जो कि आपके नज़दीक में हो वहाँ पे आप जा सकते हो। ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट होने से उसका तुरंत, हाँ, मतलब वो भाई ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक जल्दी इलाज होगा जल्दी। मैम, आज मैं देखता हूँ लोगों में जल्दबाजी रहती है, जो बच्चे हैं उनमें धैर्य की कमी मैं देखा हूँ। अभी एक तो लेटेस्ट, अभी नीट का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम रद्द हुआ है, ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जो बहुत मतलब वो बहुत डिप्रेशन में चल दे रहे हैं। क्योंकि ठीक है, जीवन से तो बड़ा मतलब मेरे ख्याल से मैडम कोई डिग्री अच्छा नहीं है, जीवन तो इम्पोर्टेंट हिस्सा। कई ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड अटेंड कर लेते हैं, कई परिवार में ऐसे माता पिता रहते हैं जो लाखों खर्च करके उसको कोचिंग कराते हैं, ऐसी बनती है, तो दबाव तो बच्चे में रहते हैं। ऐसे बच्चे, ठीक है आज एक बार नहीं हुआ 2 बार नहीं, अब नहीं भी बन पाओगे तो भी जीवन तो रहेगा ना। ऐसे बच्चे जो तैयारी करते हैं जिनके बाद डिप्रेशन, ऐसे बच्चे को आज, क्योंकि आप एक मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं, आप बहुत मन की बातों को आप जानते हैं भली भांति, ऐसे बच्चे को आप क्या संदेश देंगे जो तैयारी लगातार कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं? ऐसे बच्चे, असफल बच्चे के लिए मैं अब जैसे पहले तो बोलना चाहूँगी, अभी जो रिसेंटली रद्द हुआ है, देखो अगर रद्द हुआ है तो
सबके लिए हुआ है। जी जी, जितने भी बच्चे अपीयर कर रहे हैं सबके लिए हुआ है। सबके लिए हुआ है, बिल्कुल। तो आप अपना पर्सनल मत लो कि मेरा ही भाग्य खराब था या लक खराब था कि इतनी तैयारी के बाद ऐसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, हजारों लाखों बच्चे हैं जो अच्छे से तैयारी किए हों। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको पर्सनल मत लो और ये सोचो कि शायद इस बार मेरा लिखा नहीं हुआ था होने को, और शायद मुझे और एक मौका मिल रहा है अच्छे से तैयारी करने का। जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं उसके लिए मौका मिल गया, जो तैयारी किए हैं उनके लिए भी है कि नेक्स्ट टाइम आप दोगे तो 100% होगा। अब पॉजिटिव देखो कि सबके लिए हुआ है, आप अकेले के लिए नहीं हुआ। तो इस बार नहीं हुआ, रद्द हुआ तो फिर से एग्जाम होगा, मौका तो मिलना है, मौका तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक को मिला है एक को नहीं मिला है, तो इसके लिए कोई आपको प्रेशर नहीं लेना है। और सेकेंडली जो असफल होते हैं, देखो असफल से ही आप जब तक स्ट्रगल करोगे तभी आपको मिलेगा कि स्वाद क्या होता है सक्सेस का। तो फेलियर का मतलब नहीं है कि आपको मतलब एक ही अटेम्प्ट में मिल जाएगा। मुझे भी, मैं 2 अटेम्प्ट में मुझे मिला था। और ऐसा नहीं कि मैं, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 6-7 बार अटेम्प्ट के बाद उनको मिला है। जो बच्चे देखेंगे हमारे वीडियो, बिल्कुल इस बात को, मैम की बात को आप बिल्कुल गंभीरता से लीजिएगा। कभी हम लोग हारते नहीं थे उस टाइम, हम लोग लगता है कि नहीं हमको ये पाना है, तो हमें लगा देना है जी जान। सुसाइड और डिप्रेशन में जाने का हमको समय नहीं है। जब पढ़ाई हम लोग करते हैं ना, हमको ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है कि ये मुझे नहीं मिलेगा। हमको रिजल्ट के ज़्यादा हमको सोचना चाहिए, मुझे अपना 100% देना है। रिजल्ट तो बाद की बात है। और रिजल्ट का सोच के ही हम लोग 100% पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर रिजल्ट तो खराब ही होगा। तो उससे अगर मानो खराब ही हुआ, चाहे आपने, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा हुआ, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं सोचा। हाँ, थोड़ा मन दुख ही होगा, आपको कुछ दिन के लिए होगा, अच्छा नहीं लगेगा, होगा। भले आपके, मेरे तो लकी कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, दबाव डालते हैं। तो उनके बारे में बोलूंगी कि पेरेंट्स को कि आप सपोर्टिव हो, बच्चे को एनकरेज करो। और अगर कोचिंग 2 बार भी ले गया है तो तीसरी बार कोचिंग ना लेके वो घर में बैठ के पढ़ सकता है, उसी को रिवाइज करके पढ़ सकता है। मैंने पढ़ाई करना और अपना 100% देना है ना, वो एक होता है, तरीका होता है कि कैसे पढ़ाई करनी होती है। बिल्कुल मैम, तो तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। मैम एक और मेरा प्रश्न आ रहा है, कई ऐसे मतलब नहीं पहुंच पाते डॉक्टर के पास, ऐसे 3 हमें सलाह बताइए जो संकेत मिल रहा है तो घर में थोड़ी मोड़ी ऐसा जो अपना इलाज कर सके वैकल्पिक रूप में, मतलब आप तक पहुंच ना पाए या डॉक्टर के पास अगर ना जाए, तो आप क्या 3 सलाह देना चाहेंगे? पहले गाँव पे जो ज़्यादा कॉमन हम लोग आजकल देख रहे हैं या स्कूलों में, बच्चे बेहोश हो जाते हैं बार-बार, है ना। तो उसमें क्या लगता है कि माँ बाप को लगता है मेरे बच्चे को बेहोश हो रहा है या जैसे झटका आ रहा है। पहले तो अगर झटका है, पहले आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अगर डॉक्टर बोलता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सामान्य है, तो अगर नेक्स्ट टाइम होता है तो घर में ही आप उनका इलाज है। ऐसे बच्चों को माँ बाप को ध्यान नहीं देना है जब उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपका अचेत माइंड हावी करता है हमारे चेतना वाले माइंड में। तो उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या बेहोश हो जाते हैं या कुछ ये करते हैं, तो माँ बाप या कोई भी परिजन जो परिवार के लोग उसके पास ना जाएं, ना उसको हाथ व पैर घिसे या उसको पानी छिड़के उठाने के लिए। ये तो फर्स्ट थिंग है। जितना दूर रहेंगे बच्चे, जितना देर तक बेहोश रहता है, बेहोश रहने दीजिए, फिर उसके बाद वो अपने आप उठेगा। ऐसे करने से क्या होता है कि ये बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है बिना कोई ट्रीटमेंट के। ना इसको कोई भूत प्रेत का है प्रॉब्लम है, ना इसको डॉक्टर के पास ले ना किसी को। अगर फर्स्ट टाइम आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ऐसा बीच में कभी आया तो आपको, नहीं तो एक बार मनोरोग से चिकित्सक के पास आप दिखा सकते हैं। घर में और एक चीज है, जैसे किसी को ऐसे अचानक बिहेवियर का प्रॉब्लम हुआ, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्से में बात करना या कुछ हुआ, तो आप उसको मतलब या कोई शक कर रहा है या कुछ बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि हम लोग हैं आपके पास, कुछ नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। उसको अगर बोलेंगे नहीं, या किसी को आवाजें सुनाई दे रही हैं जैसे, तो उसको ऐसे बोला नहीं तेरे को कुछ नहीं है, तू भ्रम में है, ऐसा है, सपोर्ट करना है। नेगेटिव मार्क्स नहीं देना है। ये भी इलाज की प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है कि उसको थोड़ा सपोर्ट करके उसको कन्विंस करना है, ताकि वो थोड़ा डॉक्टर के पास कॉन्फिडेंस हो जाए, उसको कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा। अगर आप ट्रस्ट ही खो दोगे तो फिर वो बोलेगा नहीं, फिर धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ेगी। जी मैम, अंतिम और आपसे ये सवाल है, आज के दौर में मोबाइल खास करके, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, ये कितनी नुकसान और कितना फ़ायदा है?
देखिए मोबाइल का दोनों चीज़ है, फ़ायदा है नुकसान भी है। जी जी। मोबाइल से हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा है। करेंगे क्योंकि मोबाइल हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं। जी 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 जी। लेकिन उसको आप पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हो ना, जी जी जी। तो 1 घंटे से ज़्यादा एक टाइम पे 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। नहीं करना। स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा 2 से 3 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए दिन भर में, उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो तो बीच में क्या होता है कि ज़्यादा स्वाभाविक है कि बच्चे रील्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, यूट्यूब में दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ा नज़र रखने के लिए चीज़ों पे कि अगर आप पहले तो आप पर्सनल मोबाइल उनको मत दो, जी जी, है ना, जब तक वो 11वीं तक ना पहुंच जाए आप पर्सनल मोबाइल मत दो। अगर आप देते हो तो पास में रहो, सिर्फ पढ़ाई के लिए रहो कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि और कुछ चीज़ देख रहा है, और उसका जैसे आधा घंटे से 1 घंटा हो गया तो फिर बोलना कि अभी बुक से पढ़ाई करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं से पढ़ाई करना है, बुक्स से लो, इसमें से इन्फॉर्मेशन लो और अपना नोट्स बनाओ और मोबाइल को साइड में रख दो। जी जी जी। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप अपना समय दे, बहुमूल्य समय, क्योंकि बाहर में ओपीडी मरीज भी बैठे हैं, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारी पूरी टीम की ओर से। और जो भी हमारा वीडियो देखेंगे, मैं चाहूँगा कमेंट करके भी सवाल पूछेंगे, हम कोशिश करेंगे मैम तक पहुँचाने का। और यहाँ पर ऐसा मानसिक रोगी जो भी हैं, वीडियो जो गांव देहात में खास करके जो बच्चे देखते हैं या पेरेंट्स है, जो भी किसी को भी ऐसी स्थिति बनती है, तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में डीके हॉस्पिटल के पास मैम का ओपीडी क्लिनिक है, आप आकर यहाँ बढ़िया दिखा सकते हैं। मैम एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा, 1 मिनट का है मैम। जिसे डॉक्टर में देखा हूँ, अब ये मेरी मन का भ्रम हो सकता है, सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट में दोनों में व्यवहार में थोड़ा अंतर लगता है। आप गवर्नमेंट में भी जॉब किए, फिर भी आप इतने लोगों, जो वहाँ पर मरीजों का बहुत भीड़ रहता था, मैं कई बार खुद भी गया हूँ, तो उसमें व्यवहार में आपको कमी नहीं आया मैम? सामान्य जिस हॉस्पिटल में जब मरीज़ देखते तो उसको भी अच्छा बात करते थे, और दोनों जगह में व्यवहार में आपको कमी नहीं आया मैम? ये थोड़ा सा मेरा बताइए। हॉस्पिटल में लोग चिड़चिड़ाते हैं, खास करके गवर्नमेंट में, ये आप कैसे मतलब सामान्य लोगों की तरह मिलते हैं? हमारा पेशा ही है कि हम लोग मनोरोग के डॉक्टर हैं, तो हमको पता है कि लोग टेंशन में ही आते हैं। अगर हम चिड़चिड़ाएंगे तो हम फिर इलाज कैसे कर पाएंगे? बाकी डिपार्टमेंट्स में बोलूँगी तो अगर लोड है तो डॉक्टर का भी स्ट्रेस बढ़ जाता है कि मुझे ये, सबका अपना अपना है, पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसा ट्रेनिंग होते हैं कि पेशेंट कितना भी आ जाए, कितना भी गुस्से में हो या कितना भी, हम उसको शांत करके आराम से बातों से करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो वही डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि ऐसा सरकारी या ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वली हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बिल्कुल, हमको ठीक करना है तो थोड़ा समय तो मरीज सोच के करना है, प्राइवेट या इसमें मुझे अंतर नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं में, बहुत अच्छा समय दे, हमको भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बिल्कुल हम चाहेंगे हमारा वीडियो के माध्यम से जब भी ऐसे कहीं कुछ रहे तो हमसे संपर्क बिल्कुल कर सकते हैं, और जो भी मरीज हैं बिल्कुल हम आपके पास भेजेंगे मैम, हमें पूरी उम्मीद है। क्योंकि कोरबा मेरे ख्याल से मनोचिकित्सक कंटिन्यू बैठते हैं सिर्फ आप हैं। मेरे ख्याल जिले में सर्वे किया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि एक पहला व्यक्ति आप हैं। और मैं चाहूँगा मैम आप जिले में कम से कम रहें, भाई यहाँ बहुत रोगी हैं, लोग तनाव डिप्रेशन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी का तो इलाज है यहाँ पर, मगर इसका डॉक्टर की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।